देखिएगा, आज हम कक्षा 8 का अध्याय 2 कराने जा रहे हैं, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। इस पाठ के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे मित्र हैं और शत्रु हैं, तो वो किस किस प्रकार से। मित्र हैं तो क्यों और शत्रु हैं तो क्यों। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधे एवं जंतु सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ सजीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो ऐसे जीव जो खुली आँखों से नहीं दिखाई देते, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई देते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड सड़ने लगती हैं तथा उनकी सतह पर सफ़ेद काले धब्बे से ढक जाते हैं। उनकी जो सफ़ेद सतह होती है वो काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिएगा, आपको काले रंग के गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देती हैं। इन धब्बों को अर्थात इन फफूंदों को आप किससे देख सकते हो। आप इनको जब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो आपको गोल काली संरचनाएं दिखाई देंगी। अब देखिएगा देंगी, क्या आप जानते हैं कि यह संरचना क्या है, यह कहाँ से आई। तो ये सूक्ष्म जीवों का, ये जो हैं काली जो धब्बे नाम संरचनाएं हैं, ये क्या हैं, ये सूक्ष्म जीव हैं। अब देखिएगा क्रियाकलाप, सूक्ष्म जीव में एक क्रियाकलाप है 2.1। बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं। दूसरा क्रियाकलाप है, कुछ नहीं करना है, एक मिट्टी ले लेनी है और मिट्टी को गीला कर लेना है और उसे एक स्लाइड पर रख करके और उसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना है। अब देखिएगा क्रियाकलाप 2। एक तालाब पोखर से जल की कुछ बूंदें लीजिए, कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका भी परीक्षण कीजिए। क्या आपको सूक्ष्मजीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जब आप स्लाइड को देखोगे तो उसमें आप जब देखोगे तो आपको दिखेगा कि उसमें जो सूक्ष्मदर्शी हैं, जो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप देखेंगे तो सूक्ष्म जो जीव हैं वो उसमें गति कर रहे हैं। तो देखिएगा, इन परीक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी और पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्मजीव उपस्थित होते हैं। सूक्ष्मजीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनको आवर्धक लेंस के सहायता से देखा जा सकता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनको आवर्धक लेंस की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता, अर्थात वे बहुत ही छोटे होते हैं। अब हमारे लिए जो मुख्य बात आती है, सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ तथा कुछ शैवाल होते हैं। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ तथा कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव चित्र 2.1 में एवं 2.4 में दिखाए गए हैं। अब इसमें सबसे पहले देखिएगा विषाणु। देखिएगा जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ तथा शैवाल। अब देखिएगा विषाणु यानी वायरस भी सूक्ष्म होते हैं। ये वायरस जो है ये भी एक प्रकार का क्या है, सूक्ष्म जीव है, लेकिन यह अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होता है। वैसे अगर हम देखा जाए तो सूक्ष्म जीव 5 प्रकार के होते हैं, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और वायरस। लेकिन वायरस को सूक्ष्म जीवों में इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि इन सूक्ष्म जीवों के अलावा यह इनसे जो विशेषताएं होती हैं इसकी कुछ भिन्न होती हैं। अब देखिएगा आप आगे, विषाणु। वायरस भी सूक्ष्म होते हैं परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात सजीवों में ही वो वृद्धि करते हैं। परपोषी का मतलब है जो दूसरे जीव जो दूसरों पर आधारित हैं उन पर ही गुणन करते हैं, अर्थात उन पर ही वृद्धि करते हैं। अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए गए एक सामान्य रोग जैसे जुखाम, इन्फ्लुएंजा अर्थात फ्लू तथा अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो, खसरा भी विषाणु द्वारा होते हैं। जो आजकल कोरोना वायरस चल रहा है
यह भी विषाणु के द्वारा होता है। और जो विषाणु होता है यह एक प्रकार का ऐसा सूक्ष्म जीव है जो बहुत सारी विशेषताएं रखता है। अतिसार, मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। अतिसार का मतलब होता है दस्त, और जो मलेरिया होता है वह प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय, ये जो टाइफाइड होता है जिसे हम अपनी भाषा में मोतीजरा बोलते हैं, और क्षय रोग जिसे अपन टीबी बोलते हैं। क्षय रोग इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसमें जो फेफड़े होते हैं उन फेफड़ों का क्षय होने लग जाता है, फेफड़े टूटकर गिरने लग जाते हैं, इसलिए इसे टीबी रोग कहते हैं। और यह जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। तो जो टीबी है और टीबी जो होता है और टाइफाइड जो होता है, ये हम इस तरह से कह सकते हैं कि यह जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं। और विषाणु के द्वारा जो होने वाले रोग हैं जैसे खांसी है, जुकाम है, इस तरह से, और फ्लू हैं, और जो कोरोना वायरस जो बीमारी चल रही है यह भी वायरस के कारण होती है। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप कक्षा 6 एवं 7 में पढ़ चुके हैं। तो कक्षा 6 में हम एवं कक्षा 7 में हम सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिएगा आगे, इसमें सूक्ष्म जीव दिखाए गए हैं। जैसे स्पाइरल जो जीवाणु होता है वो इस प्रकार का होता है जिसमें चित्र दिखाया गया है। क्योंकि हमारे पास सूक्ष्मदर्शी नहीं है तो इसलिए हमको एक चित्र सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख करके और उसका जो चित्र बता दिया गया है। अब देखिएगा छड़नुमा जीवाणु, जो ये जीवाणु है ये छड़ के आकार का है इसलिए छड़नुमा है। अब देखिएगा इसी तरह से क्लेमाइडोमोनास जो सूक्ष्म जीव है वो इस तरह का होता है। स्पाइरोगायरा, अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं। अब एक कोशिकीय जीव हैं तो इसका जो आकार है एक कोशिका के बराबर होता है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म जीव भी कहते हैं। अमीबा है, पैरामीशियम है, ये भी सूक्ष्म जीव हैं। अब देखिएगा राइजोपस, ये ब्रेड जो होती है उसमें कवक होते हैं एक प्रकार के। ये पेनिसिलियम जिसके द्वारा दर्द की गोलियां मिलाई जाती हैं, एवं एस्परजिलस जो ये भी सूक्ष्म जीव है, कवक होते हैं। ये क्या होते हैं? कवक। और ये जो होते हैं ये दोनों ये शैवाल होते हैं। ये दोनों जो जिसके नाम हैं ये स्पाइरोगायरा एवं क्लेमाइडोनोमास जो है ये शैवाल हैं, और ये प्रोटोजोआ हैं। ये एक प्रकार के क्या हैं? प्रोटोजोआ जो कि दस्त और अतिसार दस्त करते हैं, और इस तरह से। अब देखिएगा आगे, ये आपको चित्र दिखाए गए हैं। इसमें ये जो चित्र दिखाया गया है ये वायरस का है। ये जो चित्र दिखाया गया है आपको ये वायरस का है, ये वायरस की संरचना है। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? अब हमको ये जानना है कि जो सूक्ष्म जीव है उनका घर कहाँ है। तो देखिएगा सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिकीय जैसे कि कई शैवालों एवं कवक। एक बर्फीली शीत से उष्ण गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थितियों में ये जीवित रह सकते हैं। यानी अधिक से अधिक ठंड में भी जीवित रह सकते हैं और अधिक से अधिक गर्मी में भी रह सकते हैं। यह मरुस्थल के दलदल में भी पाए जाते हैं। मरुस्थल का दलदल है यानी जहाँ पर लोगों का जीवन संभव नहीं है वहाँ पर भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। तो इनके घर कितने हो गए? बहुत सारे। अर्थात हम इनके आसपास खूब बड़े हमारे आसपास इनकी संख्या, बड़ी संख्या हमारे आसपास रहती है। अब देखिएगा कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। अमीबा है वो जलाशयों में अकेले रह सकता है, और अकेला ही। इसमें कक्षा 7 में हमने आपके लिए अमीबा जो था उसकी भोजन की प्रक्रिया भी बताई थी। जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकते हैं जबकि कवक और जो जीवाणु हैं वो कभी भी अकेले नहीं रह सकते, ये समूह में पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव और हम, तो सूक्ष्म जीव और हमारे अंतर्गत क्या संबंध है वो देखिएगा। तो ये हमारे आसपास पाए जाते हैं और ये रोग कारक भी हैं, तो हमारे लिए अनेक कारण से ये लाभदायक भी हैं। तो देखिएगा सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं तथा कुछ हानिकारक, तथा जीवों में रोग का कारक भी यही होते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये जीवों में रोग का कारक भी होते हैं। आइए हम विस्तार से इनका अध्ययन करें। अब देखिएगा किस तरह से। मित्रवत सूक्ष्म जीव, सबसे पहले हम जानेंगे कि वे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभदायक हैं और वो हमारे मित्र हैं।
तो ऐसे सूक्ष्मजीव कौन से हैं जो हमारे लिए मित्र हैं और लाभदायक हैं? सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। जैसे इनका उपयोग दही बनाने में, तो दही बनाने में लैक्टोलेसिवस नामक सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है। ब्रेड बनाने में कवक सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है। केक बनाने में कवक सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है। और जो हमारा होता है केक है, ब्रेड है, टोस्ट जो बनते हैं वो भी सूक्ष्मजीव की सहायता से बनने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्मजीवों का उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से यानी पुराने समय से ही लोग एल्कोहल बनाने में, अर्थात शराब में क्या पाया जाता है? एल्कोहल। और एल्कोहल को बनाने में पुराने समय से ही मनुष्य सूक्ष्मजीवों का उपयोग कर रहा है। और जो सूक्ष्मजीव शराब का निर्माण करते हैं, एल्कोहल का निर्माण करते हैं, वो होती है किण्वन क्रिया। वो कौन सी क्रिया होती है? किण्वन क्रिया। और किण्वन क्रिया को आप आगे की क्लासों में जानेंगे। किण्वन क्रिया का मतलब है एक प्रकार से किसी भी वस्तु को, किण्वन क्रिया में किसी भी वस्तु को सड़ाया जाता है। और कोई भी वस्तु यदि सड़ती है तो वो सूक्ष्मजीवों के कारण ही उसमें ऐसी क्रियाएं होती हैं। अब देखिएगा, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। ये सड़ी गली वस्तुओं को खा जाते हैं और खाने के बाद खाद का निर्माण करते हैं, तो इस तरह से ये पर्यावरण को शुद्ध भी रखते हैं। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनाते हैं। हानि रहित का मतलब है ऐसे हानिकारक, कोई भी ऐसा हानिकारक पदार्थ नहीं बनाते जो हमारी प्रकृति के लिए ये हानिकारक हो। यानी सभी लाभदायक होते हैं। खाद का निर्माण करते हैं जो कि हुमस बनाते हैं। हुमस बनाने से मिट्टी में उर्वरक क्षमता बहुत अधिक हो जाती है और अधिक होने के कारण जो पादप होते हैं वो बहुत अच्छी वृद्धि करते हैं। अब देखिएगा आगे, स्मरण कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करने में किया जाता है। तो किया जाता है, आपके लिए मैंने बताया जाता, राइजोबायम नामक सूक्ष्मजीव जो होता है वह चने, या मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो दालें होती हैं उनकी जड़ों में पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो देखिएगा, किया जाता है जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। अर्थात नाइट्रोजन का अपन सीधे जो पादप होते हैं वो सीधा उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए अब देखिएगा उसका स्थिरीकरण करते हैं। स्थिरीकरण का मतलब है उसे स्थिर बनाए रखते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन के स्तर को यथावत बनाए रखते हैं। अब देखिएगा आगे, आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करते हैं। हम अपनी माँ को गर्म व गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा होगा, जिससे दही जम जाता है। हमें आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों? तो देखिएगा, हम जानते हैं कि गुनगुने दूध में हम क्या मिलाते हैं? लैक्टोलेसिवस नामक सूक्ष्मजीव डालते हैं, जो कि जामन के द्वारा, अर्थात हमारे द्वारा दिए जाने वाला जो एक कम मात्रा में जो छाछ होती है वो डाली जाती है। तो उसमें लैक्टोलेसिवस नामक सूक्ष्मजीव होता है और उसे जब दूध में डाल दिया जाता है तो दूध का वो अपघटन कर देता है और विघटन करने के बाद उसे दही में बदल देता है। अब उसे गुनगुने दूध में, इसलिए यदि दूध ज़्यादा ठंडा है तो जो लैक्टोलेसिवस नामक सूक्ष्मजीव है वो अत्यधिक ठंडा होने के कारण वह उसमें वृद्धि नहीं कर पाता है और दूध का विघटन नहीं कर पाता है। यदि अत्यधिक गर्म हुआ दूध तो भी उसमें जो लैक्टोलेसिवस नामक जीव है वो उसका गुणन नहीं हो पाता है। अब देखिएगा, दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जिनमें लैक्टोलेसिवस नामक जीवाणु प्रमुख होता है। अनेक पाए जाते हैं जो वो है उसमें, लेकिन लैक्टोलेसिवस जो होता है ये जीवाणु प्रमुख होता है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर, अब जनन करके ही द्वारा तो गुणन करेगा। गुणन का मतलब या जनन का मतलब करना, मतलब यह है कि किसी भी जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अपने स्तर में वृद्धि करते हैं, अपने जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, जो पनीर बनता है, और अचार, अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक हैं। रवा, जिसे सूजी बोलते हैं, एक प्रकार से इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनता है। तो जो वो होता है, हम ये कह सकते हैं जो जीवाणु होते हैं वो किण्वन करते हैं, अर्थात यीस्ट चावल को, यीस्ट जो नामक सूक्ष्मजीव होता है वो चावल को और आटे को क्या करता है, एक तरह से किण्वन करता है, उसे इस प्रकार से
यानी उसे फुलाता है, उसका विघटन करता है। विघटन करने से हमारे इडली और जो डोसा है हम बहुत खाते हैं एक प्रकार से, तो ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही तैयार किए जा रहे हैं। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि दही का निर्माण कर रहे हैं सूक्ष्म जीव, इडली डोसों का निर्माण कर रहे हैं, साथ में ही टूथपेस्ट और बहुत सारी ऐसी अनेक वस्तुएं दैनिक जीवन में जिसका हम उपयोग कर रहे हैं वो सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनाई जा रही हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे मित्र होते हैं। अब देखिएगा आगे, एक बर्तन में आधा किग्रा आटा एवं मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल में मिलाइए। तो एक बर्तन ले लेना, उसमें आधा किग्रा आटा एवं मैदा लेकर उसे थोड़ी सी चीनी डालकर उसे गर्म जल से मिलाइए। अब देखिएगा क्या करना है इसमें थोड़ी मात्रा, एक चुटकी यीस्ट पाउडर आता है, मिलाकर गूंथ दीजिए। 2 घंटे बाद आप देखते हैं कि क्या अपने गूंथे हुए मैदे को उठा हुआ या फूला हुआ देखते हैं। तो देखते हैं क्योंकि उसमें यीस्ट पाउडर डाल देते हैं, और यीस्ट खमीर द्वारा उठी हुई मैदा, अर्थात यीस्ट पाउडर जो होता है एक प्रकार का खमीर होता है जिसे हम अपनी भाषा में खमीर बोलते हैं। अब देखिएगा, यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं और गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देती हैं। जो खमीर होता है, खमीर वाला जो मैदा होता है उसका आयतन बढ़ा देते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यह बैंकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। अब देखिएगा सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, अर्थात उद्योगों में इसका क्या उपयोग है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका उद्योगों में क्या उपयोग है। तो देखिएगा, बड़े स्तर पर एल्कोहल, शराब का निर्माण किया जा रहा है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा। शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा से में यीस्ट द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। तो समझे या नहीं, बड़े स्तर पर शराब का उत्पादन करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। ये एक प्रकार का उद्योग है और इसको अनेक प्रकार से तैयार किया जाता है, जैसे गेहूं से, चावल से, फलों के रस से। प्राकृतिक जो शर्करा होती है ना, उसको यीस्ट द्वारा एल्कोहल में बदला जाता है, यानी किण्वन क्रिया द्वारा। हम ये कह सकते हैं कि शराब बनाने के लिए कौन सी क्रिया का उपयोग किया जाता है, तो किण्वन क्रियाकलाप है। 500 ml का बीकर लेकर उसमें 3/4 भाग तक जल भरिए, उसमें 2-3 चम्मच चीनी घोलिए और आधा चम्मच यीस्ट पाउडर डालिए। इसे 4 से 5 घंटों के लिए उष्ण स्नान पर ढक दीजिए। यह अब विलयन को सूंघ कर देखिए। अब विलयन को क्या करना है, सूंघना है। यह गंध एल्कोहल की है, जो चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण होती है। ये जो गंध आती है ये कैसी है, एल्कोहल जैसी है, क्योंकि एल्कोहल की होती है। ये चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया किण्वन अथवा फॉर्मेटेशन कहलाती है। तो वही बात है एक प्रकार से। देखिएगा, लुई पास्चर ने किण्वन की क्रिया की खोज की थी। जो किण्वन की क्रिया थी उसका खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने। किसने की थी, लुई पास्चर ने। अब देखिएगा, सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। अब तक जो हमने उपयोग जाने वो हमारे जीवन में व्यवहारिक उपयोग और साथ में ही उद्योग के लिए उपयोग। सूक्ष्म जीवों का उद्योग के लिए किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं। किसका देते हैं, पेनिसिलिन, जो कि एक प्रकार का क्या है, पेनिसिलिन का भी हमने चित्र बताया था आपके लिए। देखिएगा, फिर से देख लीजिए। जो पेनिसिलिन है वो ये रहा, कवक होता है, और इसका जो इंजेक्शन होता है इसमें यही कवक जो होता है, पेनिसिलिन नामक सूक्ष्म जीव होता है, जो एक कवक सूक्ष्म जीव का नाम है। अब देखिएगा आगे, हाँ जी, अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली तथा कैप्सूल देते हैं। एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक का मतलब एंटीबायोटिक की गोली या कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। ये क्या करते हैं, जो सूक्ष्म जीव बीमारी पैदा कर रहे हैं उनको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं तथा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। यानी ऐसी औषधियों को क्या कहते हैं हम, एंटीबायोटिक। क्यों,
क्योंकि ये जो बीमारी उत्पन्न कर रहे हैं उन रोग कारकों को, रोग सूक्ष्म जीवों को, उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं। आजकल जीवाणु एवं कवक से अनेक प्रकार के अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस और टेट्रासाइक्लिन तथा एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली एक प्रतिजैविक दवाइयाँ अर्थात एंटीबायोटिक के रूप में इनका उपयोग किया जा रहा है, जिन्हें कवक और जीवाणुओं से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सजीवों का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, यानी सूक्ष्म जीवों का, एक विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीवों का संवर्धन यानी वृद्धि करके और उनका उपयोग करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जा रहा है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। अब देखिएगा आगे, जो ये पेनिसिलिन नामक कवक है, ये औषधि का निर्माण करता है। तो देखिएगा सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो महान वैज्ञानिक थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे जीवाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोक देती है। जो ये वो होती है, यानी अलेक्जेंडर थे ना, ये जीवाणुओं पर प्रयोग कर रहे थे। देखिएगा दोबारा से बता देता हूँ, सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी यानी हम ये कह सकते हैं जहाँ पर इन्होंने फफूंद के जो जीवाणु थे, एक प्रकार से तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद, जो फफूंद के छोटे सूक्ष्म जीव थे, उन्होंने देखा कि यह फफूंद होती है अर्थात कवक जो है, ये जो कवक है फफूंद जीवाणु की वृद्धियों को रोक देती है। तो जो जीवाणु थे जिन पर वो प्रयोग कर रहे थे, इसको वो क्या कर रही थी, रोक रही थी। तो यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं तथा इस तथ्य से बहुत सारे जीवाणु फफूंद के द्वारा क्या कर दिए गए थे, मार दिए गए थे। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन नामक दवाई बनाई गई, जो पेनिसिलिन नामक बनाई गई थी। क्या बनाई थी, पेनिसिलिन नामक दवाई बनाई गई थी, जिसका उपयोग आज भी औषधि के रूप में किया जा रहा है, एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। अब देखिएगा आगे, पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। इनका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना होता है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है, अर्थात तो इनका हम एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से पशु आहार में भी इनका उपयोग किया जाता है ना। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक मिलाए जाते हैं, जिनके उपयोग से पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना होता है, अर्थात जीवों में भी सूक्ष्म जीवों का संचरण होता है, इसलिए उनके लिए एंटीबायोटिक जो आहार होते हैं वो उनके आहार में मिला दिए जाते हैं। अब देखिएगा, ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक दवाइयाँ लेनी चाहिए। देखिएगा, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो प्रतिजैविक दवाएं, एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं, वो डॉक्टर के कहने पर ही लेनी चाहिए। उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए, और जो कोर्स है वो भी पूरा करना चाहिए। जैसे आपके लिए 3 माह की गोलियां दी गई हैं तो 3 माह ही लीजिए। बहुत सारे रोगों में ऐसी दी जाती हैं, 3 दिन के लिए दिए हैं तो 3 दिन ही लीजिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणुओं भी नष्ट कर देती है। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होता है। जो एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं वह सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रभावशाली नहीं होती हैं, क्योंकि जो वो है कवक है, एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं जो एंटीबायोटिक बनती है वो कवक से बन रही है। तो कवक जो है वो एक प्रकार से जीवाणुओं की वृद्धियों को रोकती है, न कि विषाणु की। इसीलिए एंटीबायोटिक दवाएं हमारे लिए सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में कोई भी प्रभाव उत्पन्न नहीं करती हैं, कोई भी प्रभाव प्रकट नहीं करती हैं। अब देखिएगा टीका।
या वैक्सीन, जिसे अपन क्या कहते हैं, वैक्सीन, यह एक विशेष रोगों के लिए बनाई जाती है। अब देखिएगा, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। जो पहेली है वो बहुत विचार कर रही है, सोच रही है कि जो शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके लिए टीका क्यों लगाया जाता है। अब देखिएगा आप आगे, हम एक तरह से ये कह सकते हैं, जब रोगकारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। जो रोगकारक होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जब वे हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो इस प्रकार से जो हमारा शरीर है वो प्रतिरक्षी का निर्माण करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है, अर्थात याद रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो वह किस प्रकार उनसे लड़ा जाए। तो जो ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे शरीर में एक बार प्रवेश करने के बाद हमें रोग उत्पन्न कर देते हैं, तो अगली बार जो ऐसे सूक्ष्म जीव यदि हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो जो शरीर होता है वो प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है और निर्माण करने में वह याद रखता है कि इन सूक्ष्म जीवों से किस प्रकार से लड़ा जाएगा। अब देखिएगा आगे, अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट करा दिया जाए, यदि निष्क्रिय सूक्ष्म जीव जो कि जीवाणुओं से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं उनका प्रवेश करा दिया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में हमारे शरीर से हमारी सदा के लिए सुरक्षा करते हैं। जो ये प्रतिरक्षी होते हैं ये हमारे शरीर में उन रोगों से जब वो रोगों को जो रोग कारक होता है हमारा शरीर उनके संपर्क में आता है तो वह उनकी सुरक्षा करता है। इस प्रकार टीका या वैक्सीन कार्य करती है। जो वैक्सीन या टीका होती है, जैसे हम पोलियो की दवा पीते हैं तो पोलियो की दवा होती है, उसमें डाले जाने वाली जो 2 बूंदें होते हैं उसमें एक प्रकार से निष्क्रिय सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन व टीके के द्वारा रोका जा सकता है। और टीके की खोज सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए की थी। सबसे पहले जो रोग बना था वो सबसे पहले जो टीका बना था वो चेचक रोग के लिए बना था। और यह किसके द्वारा बनाया गया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई। अब देखिएगा आगे, आपने बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके या वैक्सीन दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपनी माताजी से पूछकर जो लगने वाले टीके हैं उनकी क्या बना सकते हैं? लिस्ट बना सकते हैं। आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है और आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचने के लिए अपने टेलीविज़न पर, समाचार पत्रों पर पोलियो के टीकाकरण का विज्ञापन पल्स पोलियो देखे होंगे, जो कि रविवार को लगता है, ताकि सारे बच्चे पल्स पोलियो अभियान में हिस्सा ले सकें और सभी को वैक्सीन पिलाई जा सके। और विद्यालयों में भी जो वैक्सीन पिलाने के लिए आते हैं ताकि कोई बच्चा ना रह जाए। यह अब देखिएगा, पोलियो के टीकाकरण के लिए विज्ञापन और पल्स पोलियो देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका व वैक्सीन है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व में अधिकांश भागों में चेचक का उन्मूलन हो गया था। यानी जो चेचक था उसका जब टीका बन गया था तो सभी के लिए टीका लगाया गया, जिसके कारण इस महामारी का क्या हो गया? उन्मूलन अर्थात समाप्त हो गई। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीकों का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जा रहा है। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का जो उत्पादन है बड़े स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें मनुष्य व अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जा सकता है। यानी इस प्रकार से अनेक रोगों से, जैसे टीबी है उसका टीका तैयार है, चेचक है और अनेक रोग हैं जिनकी। अब देखिए, आप मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल, जिन्हें शैवाल कहते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। जो नाइट्रोजन होती है उसे पादप सीधे रूप से उपयोग में नहीं ले सकते, इसलिए उसको नाइट्रोजन को विलेय रूप में बनाते हैं ये सूक्ष्म जीव, जिसके जो विलेय रूप होता है उसे पादप उसे ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है तथा उसकी उर्वरकता में वृद्धि होती है।
इन्हें सामान्य से जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। इन्हें जैविक यानी प्राकृतिक हैं ये, यानी जैविक का मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये प्रकृति में स्थित हैं। और जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक, स्थिरी यानी स्थिर करने वाले जो कारक होते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, स्थिरीकारक कहलाते हैं या स्थिरीकारक कहते हैं। तो जो आगे है अब आप कल देखेंगे।